आज हम डिस्कस करने वाले स्टील स्ट्रक्चर डिजाइन ड्राइंग में नेक्स्ट चैप्टर हम डिस्कस करेंगे कंप्रेशन मेंबर्स में लेक्चर नंबर 3 में डिस्कस करेंगे डिजाइन ऑफ ए सिंगल स्ट्रट डिसकंटिन्यूअस स्ट्रट फॉर ए रूफ ट्रस कैरिंग कंप्रेसिव लोड ऑफ 80 किलोन्यूटन। 80 किलोन्यूटन का जो लोड है हमारे जो रूफ ट्रस हम डिसकंटिन्यूअस स्ट्रट यूज कर रहे हैं, सिंगल एंगल डिसकंटिन्यूअस स्ट्रट यूज कर रहे हैं, जिसमें सेंटर टू सेंटर जो हमारे पास लेंथ है वो 3.5 मीटर है। हमने डिजाइन करना है रिवेटेड एंड कनेक्शंस के लिए और वेल्डिंग एंड कनेक्शंस के लिए। जब गजट प्लेट हम 8 mm यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो देखते हैं वन बाय वन स्टेप वाइज हम समझते हैं, डिजाइन प्रोसीजर देखेंगे और डिजाइन प्रोसीजर के अकॉर्डिंग हमारे जो क्वेश्चंस है डिजाइन करेंगे एक सिंगल डिसकंटिन्यूअस स्ट्रट को, ठीक है जी। तो सबसे पहले जो डाटा गिवन रहता है, तो डाटा गिवन क्या है इसके बारे में हम देखते हैं। गिवन डाटा इक्वल टू क्या रहेगा, तो हमारे पास स्ट्रट कंसिस्ट क्या कर रहा है, सिंगल एंगल स्ट्रट है, ठीक है जी। स्ट्रट क्या कंसिस्ट करता है, स्ट्रट कंसिस्ट of single angle strut। तो सिंगल एंगल स्ट्रट क्या है, हमारे जो स्ट्रट हमारे पास है तो इसको हम डिजाइन करेंगे, ठीक है। तो ऑलरेडी हमारे पास लोड कितना गिवन है, लोड 80 किलो न्यूटन है और हम इसको न्यूटन में कन्वर्ट करें तो क्या रहेगा 80 × 10⁻³ न्यूटन, ठीक है जी। तो हमारे पास लोड गिवन है और गिवन क्या चीज है, हमारे पास लेंथ गिवन है 3.5 मीटर, ठीक है जी। तो 3.5 मीटर ऑलरेडी हम लेंथ गिवन है 3.5 मीटर और हम देखें तो हमारे पास थिकनेस ऑफ द गजट प्लेट 8 mm दी हुई है। जब हम वेल्डिंग करेंगे थिकनेस ऑफ गजट प्लेट, तो गजट प्लेट की जो थिकनेस है वो कितनी है 8 mm, ठीक है जी। तो 8 mm की थिकनेस जो है गजट प्लेट की रहेगी और अज्यूम करनी है हमारे पास एंड कनेक्शंस स्ट्रट कनेक्टेड बाय गजट प्लेट बाय मोर देन 1 रिवेट्स। हम अज्यूम करेंगे यहाँ पे, अज्यूम द एंड ऑफ द डिसकंटिन्यूअस स्ट्रट, end of discontinuous strut connected to gazette plate, connected to gazette plate by more than 1 rivet, by more than 1 रिवेट। 1 रिवेट से ज्यादा हमारी जो मोर देन 1 रिवेट से हम क्या करेंगे, डिसकंटिन्यूअस स्ट्रट को कनेक्ट करेंगे, ठीक है। एंड यील्ड स्ट्रेस ऑफ द स्टील, एंड यील्ड स्ट्रेस ऑफ स्टील, स्टील की यील्ड स्ट्रेस हम क्या लेके चलते हैं, अज्यूम करते हैं यूज फॉर द स्ट्रट 250 न्यूटन पर mm स्क्वायर, used for strut 250 न्यूटन पर mm स्क्वायर। 250 न्यूटन पर mm स्क्वायर की जो हमारे पास डिसकंटिन्यूअस स्ट्रट को हमारे पास यील्ड स्ट्रेस जो स्टील की हम यूज कर रहे हैं स्ट्रट के लिए 250 न्यूटन पर mm। तो ये गिवन डाटा हमारे पास अज्यूम होने का किया है, कुछ गिवन डाटा है, इसके अकॉर्डिंग हम स्टेप वाइज समझेंगे हमारी जो सिंगल एंगल डिसकंटिन्यूअस स्ट्रट है तो कैसे हम इसको डिजाइन कर सकते हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट केस की और पढ़ते हैं। तो फर्स्ट केस हमारे पास क्या है, हम कनेक्शन कर रहे हैं स्ट्रट का एक 2 रिवेट के साथ एट द एंड्स, ठीक है। तो सिंगल एंगल स्ट्रट को देखें तो हमारे पास सिंगल एंगल स्ट्रट के लिए हम कैसे डिजाइन करेंगे, तो सिंगल एंगल स्ट्रट को हम कनेक्ट कर रहे हैं बाय 2 रिवेट्स एट एंड। तो केस 1 के अकॉर्डिंग देखते हैं, सिंगल एंगल strut connected by strut connected by 2 rivets
एंड्स, तो एंड्स पे हमने क्या किया, 2 रिवेट्स का यूज किया है, ठीक है जी। और जो हमारी अगर मैं बात करूं केस नंबर 2 के में हमने क्या किया, इसको सिंगल एंगल जो स्ट्रट है हमारे पास 2 रिवेट्स यूज कर रहे हैं, तो हमारे पास कंडीशंस के अकॉर्डिंग इन केस कंडीशन फॉर दिस केस, कंडीशंस फॉर दिस केस आर, इस केस के लिए हमारे पास कंडीशंस क्या है, यानी कि हमारे पास इफेक्टिव लेंथ किसके ऊपर रहेगी, इफेक्टिव लेंथ इज इक्वल टू, यानी कि स्मॉल एल की वैल्यू जो है वो क्या रहेगी, 0.85 टाइम्स ऑफ कैपिटल एल। इस केस जब हम सिंगल एंगल स्टड को कनेक्ट करते हैं 2 रिवेट्स के साथ, तो ये केस अकॉर्डिंग टू द केस हमने क्या किया, इफेक्टिव लेंथ हमारी क्या रहेगी 0.8 टाइम्स ऑफ द 85 टाइम्स ऑफ द एल, ठीक है। और अगर मैं बात करूं अलाउएबल एक्सियल कंप्रेसिव स्ट्रेस, तो अलाउएबल एक्सियल कंप्रेसिव स्ट्रेस क्या है, सिग्मा इज इक्वल अलाउएबल एक्सियल कंप्रेसिव स्ट्रेस जो हम रखेंगे वो किसके इक्वल रहेगी, सिग्मा एसी के इक्वल रहेगी। तो सिग्मा एसी के इक्वल हम क्या मान के चलेंगे, इसको अलाउएबल कंप्रेसिव स्ट्रेस को रखेंगे, ठीक है, इस कंडीशंस के अकॉर्डिंग इस केस में, ठीक है जी। तो देखिए सबसे पहले हमारी जो इफेक्टिव लेंथ है, इफेक्टिव लेंथ कितनी रहेगी, इफेक्टिव लेंथ हम कैलकुलेट करते हैं, हमारे पास ऑलरेडी कैपिटल एल की वैल्यू गिवन है 3.5 मीटर, ठीक है। तो इफेक्टिव लेंथ यहां से कैलकुलेट कर सकते हैं 0.85 टाइम्स ऑफ द क्या रहेगी 0.85 टाइम्स ऑफ एल, तो एल की वैल्यू कितनी है हमारे पास 3.5 मीटर, 3.5 मीटर करेंगे तो हमारे पास क्या आ गया 3 मीटर, 3 मीटर, ठीक है। तो 3 मीटर को मैं क्या करता हूं एमएम में कन्वर्ट कर दूं तो 3000 एमएम हमारे पास क्या है इफेक्टिव लेंथ है, ठीक है। तो इफेक्टिव लेंथ हमारे पास कितनी आई है 3000 mm। तो स्टेप वाइज समझेंगे, सबसे पहले अगर हमने क्या किया इफेक्टिव लेंथ को कैलकुलेट किया है तो क्रॉस सेक्शनल एरिया स्टेप वाइज समझेंगे। हमारे पास इफेक्टिव लेंथ 3000 mm की है, जो ऑलरेडी हमारे पास कुछ जो इन केस के अकॉर्डिंग हमारी जो कंडीशंस के अकॉर्डिंग इस केस में हमारे इफेक्टिव लेंथ क्या 0.85 के इक्वल रहती है और अलाउएबल कंप्रेसिव स्ट्रेस सिग्मा एसी के इक्वल रहेगी, ठीक है। तो देखिए हमारे पास स्टेप वाइज देखेंगे तो स्टेप 1 में हम सबसे पहले ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं स्टेप क्या स्टेप रहते हैं फॉर द डिजाइन ऑफ द कंप्रेशन मेंबर्स। तो एज अ कंप्रेशन मेंबर हम स्टार्ट ले रहे हैं यहाँ पे, तो सबसे पहले कैलकुलेट करेंगे क्रॉस सेक्शनल एरिया, कैलकुलेट क्रॉस सेक्शनल एरिया, ठीक है जी। तो क्रॉस सेक्शनल एरिया को कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास क्या है और हमारे पास अज्यूम्ड परमिसिबल कंप्रेसिव स्ट्रेस का पता होना चाहिए। तो अज्यूम्ड परमिसिबल कंप्रेसिव स्ट्रेस हमें पता है कितनी रहती है 80 न्यूटन पर mm स्क्वायर, 80 न्यूटन पर mm स्क्वायर की वैल्यू जो परमिसिबल कंप्रेसिव स्ट्रेस की रहेगी। और ग्रोस सेक्शनल एरिया रिक्वायर्ड क्या है, क्रॉस सेक्शनल एरिया रिक्वायर्ड, कितना एरिया रिक्वायर्ड रहेगा, क्या रहेगा इक्वल टू हमारे पास टोटल लोड क्या है, एक्सियल लोड टोटल कितना है, एक्सियल लोड डिवाइडेड बाय परमिसिबल कंप्रेसिव स्ट्रेस। परमिसिबल कंप्रेसिव स्ट्रेस कितनी रहेगी, परमिसिबल कंप्रेसिव स्ट्रेस करेंगे तो हमारे पास क्या वैल्यू आएगी सेक्शनल एरिया। तो इक्वल टू करेंगे तो हमारे पास एक्सियल लोड कितना है 80 किलो न्यूटन है, तो 80 किलो न्यूटन हमारे पास एक्सियल लोड, इसको न्यूटन में कन्वर्ट करता हूं इनटू 10⁻³ डिवाइडेड बाय परमिसिबल कंप्रेसिव स्ट्रेस कितनी है 80 न्यूटन, ठीक है। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं क्रॉस सेक्शनल एरिया जितना भी रिक्वायर्ड रहेगा हम कैलकुलेट करेंगे। तो यहां से हमारे पास कितना आ गया 1000 mm स्क्वायर, ठीक है। तो 1000 mm स्क्वायर हमारे पास क्या आ गया है क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो क्रॉस सेक्शनल एरिया 1000 mm स्क्वायर है और हमारे पास अगर मैं सेंटीमीटर में कन्वर्ट करूं तो ये कितने के इक्वल रहेगा 10 सेंटीमीटर स्क्वायर के,
ठीक है। तो अब देखते हैं इस क्रॉस सेक्शनल एरिया के अकॉर्डिंग हम फ्रॉम द स्टील टेबल हम चूज करेंगे ट्रायल सेक्शन को। तो ट्रायल सेक्शन हम देखेंगे जो हमारा क्रॉस सेक्शनल एरिया जो एग्जैक्ट एरिया आना चाहिए जो ट्रायल सेक्शन के अकॉर्डिंग हम सेक्शन जो सुटेबल सेक्शन एक सिलेक्ट करने वाले हैं जो हमारा रिक्वायर्ड एरिया आया है तो इससे क्या होना चाहिए, तो इक्वल टू होना चाहिए 10 सेंटीमीटर स्क्वायर के या ग्रेटर देन होना चाहिए। तो इसके अकॉर्डिंग हम देखते हैं सेकंड स्टेप में, तो सेकंड स्टेप में हम ट्रायल सेक्शन को अप्लाई करेंगे और फ्रॉम द स्टील टेबल हम एक सुटेबल सेक्शन को सिलेक्ट करेंगे फ्रॉम द रिक्वायर्ड एरिया। ठीक है जी। तो देखिए सेकंड स्टेप क्या रहेगा, चूज ए ट्रायल सेक्शन ट्रायल सेक्शन मैंने क्या किया यहां पे चूज किया है। तो फ्रॉम द स्टील टेबल, फ्रॉम स्टील टेबल्स, तो स्टील टेबल्स के अकॉर्डिंग देखेंगे चूज ए ट्रायल सेक्शन इन ए सिंगल एंगल, चूज ए ट्रायल सेक्शन in a single angle having cross sectional area greater than or equal to 10 सेंटीमीटर स्क्वायर होना चाहिए, 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है जी। तो स्टील टेबल से हमारे ट्रायल सेक्शन के अकॉर्डिंग हमारे जो जिसका एरिया क्या है 10 सेंटीमीटर से ज्यादा है या इसके इक्वल है, तो हम ट्राई करेंगे फर्स्ट ट्रायल के अकॉर्डिंग देखेंगे। अगर देखेंगे हमारे पास जो फर्स्ट ट्रायल है, फर्स्ट ट्रायल देखते हैं हमारे पास क्या आएगा। अगर ट्राई करते हैं हम ट्राई इंडियन स्टैंडर्ड एंगल फ्रॉम द स्टील टेबल हम चूज कर रहे हैं यहां से। ठीक है 90 इंटू 90 इंटू 6 mm साइज का हमने क्या एक स्टेबल सेक्शन दिया है जिसका एरिया कितना है। तो प्रॉपर्टीज क्या रहेंगी, इस एंगल की प्रॉपर्टीज क्या रहेंगी, तो प्रॉपर्टीज लिख लेते हैं फ्रॉम द स्टील टेबल। तो स्टील टेबल को यूज करते हुए हमने प्रॉपर्टीज मेंशन करनी है। तो यहां से एरिया जो आ रहा है कितना है 10.47 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि 10 से ज्यादा है। ठीक है हम इसको कितना लिख सकते हैं, हमारे पास 1047 mm स्क्वायर लिख सकते हैं, 1047 mm स्क्वायर क्रॉस सेक्शनल एरिया है इसका। इस सेक्शन का अगर हम सिलेक्ट करते हैं तो रेडियस ऑफ डायरेक्शन जो r x r y y की जो वैल्यूज हैं वो यहां पे कितनी है, इक्वल टू रहेंगी। ये प्रॉपर्टी इस सेक्शन के अकॉर्डिंग हम फ्री स्टील टेबल से हम क्या कर रहे हैं इसको ऑब्टेन कर रहे हैं। तो देखिए हमारे पास 2.77 सेंटीमीटर है, 2.77 सेंटीमीटर और r जो u की वैल्यू है 3.50 है, 3.50 सेंटीमीटर और r v की जो वैल्यू रहेगी 1.75 सेंटीमीटर, 1.75 सेंटीमीटर। तो ये इंपॉर्टेंट वैल्यूज रहेंगी हमारी। ठीक है तो देखिए जो हमारा रेडियस ऑफ डायरेक्शन है यहां से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो एज पर द कंडीशंस हमने लीस्ट रेडियस ऑफ जायरेशन हम यहां से सिलेक्ट कर सकते हैं। तो देखिए लीस्ट रेडियस ऑफ जायरेशन क्या होगा, जो हमारी ये वैल्यूज हैं इन वैल्यूज का जो मिनिमम वैल्यू है, मिनिमम वैल्यू जो रहेगी वो हमारा क्या होगा, लीस्ट रेडियस ऑफ जायरेशन होगा। तो क्या रहेगा यहां से देखिए लीस्ट रेडियस ऑफ जायरेशन यानी कि आर मिनिमम क्या रहेगा, इनमें से चारों वैल्यूज में से जो कम वैल्यू रहेगी हमारी क्या होगा, लीस्ट रेडियस ऑफ जायरेशन के लिए हम कंसीडर करेंगे। तो हमारे पास लीस्ट रेडियस ऑफ जायरेशन क्या है 1.75 सेंटीमीटर कम है, यहां से 1.75 सेंटीमीटर में भी 1.75 सेंटीमीटर। तो एमएम में कन्वर्ट करेंगे तो इसको क्या आएगा 17.5 mm। तो ये हमारे पास क्या है लीस्ट रेडियस ऑफ जायरेशन, हमने यहां से भी देख लिया। तो ये प्रॉपर्टीज हैं हमारी ट्रायल सेक्शन। तो ये हमने ट्रायल सेक्शन को क्या किया है, यहाँ पे ट्राई कर रहे हैं इंडियन स्टैंडर्ड एंगल 90 के इक्वल एंगल लेके चल रहे हैं, स्टर्ट एंगल जो है हमारे पास। तो 90 to 90 का हमने चूज किया है और हमारे पास मिनिमम रेडियस ऑफ डायरेक्शन की वैल्यू यहाँ से निकल गई। तो स्टेप नंबर
नेक्स्ट स्टेप नंबर 3 में हम देखेंगे स्लेंडरनेस रेशियो को। तो स्लेंडरनेस रेशियो हमारे पास, क्योंकि इफेक्टिव लेंथ की हम ऑलरेडी फर्स्ट स्टेप में हम कैलकुलेट कर चुके हैं क्रॉस सेक्शन एरिया को, और ट्रायल सेक्शन इफेक्टिव लेंथ हम ऑलरेडी स्टार्टिंग में कैलकुलेट कर चुके हैं, और हमारे पास रेडियस ऑफ डायरेक्शन भी कैलकुलेट हो गया है। तो हम स्लेंडरनेस रेशियो कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए स्टेप नंबर 3 में हम क्या करेंगे, कैलकुलेशन द स्लेंडरनेस रेशियो। तो नेक्स्ट स्टेप, डिजाइन स्टेप क्या रहेगा, for a single discontinuous strut, step number 3, calculate the slenderness ratio। तो स्लेंडरनेस रेशियो को कैलकुलेट करते हैं सबसे पहले। तो स्लेंडरनेस रेशियो को कैलकुलेट करने के लिए देखिए हमारे पास नोट कर लैम्डा इक्वल टू क्या आता है, इफेक्टिव लेंथ डिवाइडेड बाय लीस्ट रेडियस ऑफ gyration। लीस्ट रेडियस ऑफ gyration कितना रहेगा, इसके अकॉर्डिंग हम क्या कर सकते हैं, इसकी वैल्यू जो स्लेंडरनेस रेशियो की निकाल आएगी। तो इफेक्टिव लेंथ हमारे पास कितना था, की कैलकुलेशन की थी हमने, इफेक्टिव लेंथ की 3000 mm हमारे पास क्या आया था, इफेक्टिव लेंथ आया था, और रेडियस ऑफ gyration अभी हमने कैलकुलेट किया है 17.5। तो आफ्टर द कैलकुलेशन जो वैल्यू निकल के आएगी वो क्या रहेगी, हमारी स्लेंडरनेस रेशियो की वैल्यू रहेगी। तो 171.43 हमारे पास क्या आ रही है, स्लेंडरनेस रेशियो की वैल्यूज आ रही है। तो देखिए जहां से, क्योंकि कंप्रेसिव स्ट्रेसेस हमारी जो लोड लग रहा है वो कंप्रेसिव लोड लग रहा है, तो उसके लिए हमारी 180 जो है स्लेंडरनेस रेशियो रहनी चाहिए। तो 180 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। तो 180 से क्या है, ये लेस देन है। तो हमारा जो ट्रायल सेक्शन जो है, तो सेक्शन बिल्कुल हमने सुटेबल सेक्शन सिलेक्ट किया है, बिल्कुल सेफ और डिजाइन सेफ है हमारा, ठीक है जी। तो नेक्स्ट स्टेप में देखेंगे परमिसिव और कंप्रेसिव स्ट्रेसेस को कैलकुलेट करेंगे, सिग्मा एसी की वैल्यू को कैलकुलेट, अलाउएबल कंप्रेसिव स्ट्रेसेस को कैसे कैलकुलेट किया जाता है। तो देखेंगे जो हमारी स्लेंडरनेस रेशियो के अकॉर्डिंग, क्योंकि स्लेंडरनेस रेशियो पे डिपेंड करती है हमारी कंप्रेसिव एक्सियल कंप्रेसिव अलाउएबल एक्सियल कंप्रेसिव स्ट्रेसेस। तो अलाउएबल एक्सियल कंप्रेसिव स्ट्रेसेस के अकॉर्डिंग देखते हैं हमारे पास लैम्डा 171.43 के अकॉर्डिंग कितनी आएगी, ठीक है। तो कैलकुलेट करेंगे परमिसिव और कंप्रेसिव स्ट्रेस इन द स्टेप नंबर 4, कैलकुलेट परमिसिबल कंप्रेसिव स्ट्रेस। तो परमिसिबल कंप्रेसिव स्ट्रेस को कैलकुलेट करते हैं सबसे पहले। तो देखिए हमारे पास फ्रॉम द स्टील टेबल, फ्रॉम टेबल्स, तो देखिए हमारे जो वैल्यूज है, यानी कि फॉर हमने कैलकुलेट किसके लिए करनी है, परमिसिबल स्ट्रेस, लैम्डा हमारे पास कितना है 171.43 लैम्डा की वैल्यू स्लेंडरनेस रेशियो की है, और एफ वाई की वैल्यू हम कितनी कंसीडर करते हैं कंप्रेसिव के लिए 250 न्यूटन पर mm स्क्वायर, 50 न्यूटन पर mm स्क्वायर, ठीक है। तो ये वैल्यूज रहेंगी। तो इसके लिए हमारे पास स्टील टेबल्स के अकॉर्डिंग तो लैम्डा की वैल्यू देखिए, फॉर लैम्डा अगर 171 और किसके बीच में आ रहा है, 170 और 180 के बीच में हमारी लैम्डा की वैल्यू आ रही है यहाँ पे, जो हमने कैलकुलेट करनी है। तो फॉर लैम्डा इक्वल टू 170, तो 170 के लिए जो वैल्यू है सिग्मा एसी की कितनी है, वैल्यू ऑफ सिग्मा एसी फ्रॉम द टेबल्स हम देख रहे हैं अकॉर्डिंग टू द आईएस कोड 800-2007। तो आईएस कोड आप यूज कर सकते हैं 800-2007, ये स्टील कोड है और स्टील टेबल्स यूज किया जा सकता है। तो ये सारी वैल्यू वहां से हमारी क्या है, सिलेक्शन की जा सकती है, ठीक है। हम स्टेबल सेक्शन को तो वैल्यू सिग्मा एसी की 170 स्लेंडरनेस रेशियो के लिए कितनी है, 37 न्यूटन पर mm स्क्वायर, ठीक है जी। और फॉर लैम्डा इज इक्वल टू 180, तो 180 के लिए हम देखेंगे जो वैल्यू रहेगी, वैल्यू ऑफ सिग्मा एसी इज इक्वल टू 33 न्यूटन पर mm स्क्वायर, तो 33 न्यूटन पर mm स्क्वायर हमारे पास वैल्यू आई। तो इन वैल्यू हमने निकालनी किसकी है, 170 के लिए, ठीक है जी। तो 171 के लिए हमारे पास जो इसके नेक्स्ट जो वैल्यू आएगी हमारे पास, क्योंकि 170 के और 180 के जो इंटरपोलेशन करके हम इसकी वैल्यू को सिग्मा एसी की वैल्यू यहां पे निकाल सकते हैं। तो इंटरपोलेशन करते हैं यहां पे, तो
सबसे पहले देखेंगे हमारी जो वैल्यू इंटरप्रिटेशन में सिग्मा इज इक्वल टू क्या रहेगा, 37 हमारे पास कितनी है 170 के लिए 37 माइनस करेंगे 37 माइनस 33 डिवाइडेड बाय 180 माइनस 170 माइनस जिसके लिए हमने कैलकुलेट करनी है 171.43 और माइनस करेंगे हमारे पास 170, इसके लिए हम कैलकुलेट माइनस 170। तो इस तरह से हम क्या करेंगे इंटरपोलेशन करेंगे, तो आफ्टर द कैलकुलेशन जो वैल्यू आएगी तो इस इंटरपोलेशन के अकॉर्डिंग हमारे पास सिग्मा एसी की वैल्यू हम कैलकुलेट करते हैं 36, जो इंटरपोलेशन के बाद क्या आ रही है 34.43 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर हमारे पास क्या आ रहा है वैल्यू आ रही है सिग्मा एसी की। ठीक है जी, तो सिग्मा एज पर द कंडीशन, इन केस में कंडीशंस के अकॉर्डिंग हमारे पास अलाउएबल एक्सियल कंप्रेसिव स्ट्रेस क्या है सिग्मा एसी के इक्वल है, तो सिग्मा एसी के इक्वल ही हमारी क्या है ये वैल्यू सिग्मा एसी के इक्वल रहेगी अलाउएबल एक्सियल कंप्रेसिव स्ट्रेस जो है हमारे पास सिग्मा एसी के इक्वल रहेगी। ठीक है, तो सिग्मा एसी के इक्वल हमारी रहेगी जब हम इस केस की बात करें तो हमारे पास सिग्मा एसी कितना आ गया 34.43 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर आ गया है। तो इसके बाद हम सेफ लोड कैरिंग कैपेसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं, तो सेफ लोड कैरिंग कैपेसिटी हम कैलकुलेट कर लेते हैं जब हमारे पास सिग्मा एसी की वैल्यू हम कैलकुलेट करें तो स्टेप नंबर 5 की बात करते हैं। तो स्टेप नंबर 5 में हम देखेंगे सिग्मा एसी सेफ लोड कैरिंग कैपेसिटी। स्टेप नंबर 5 में कैलकुलेट करेंगे सेफ लोड कैरिंग कैपेसिटी। ठीक है जी, तो सेफ लोड कैरिंग कैपेसिटी क्या होता है, सेफ लोड इज इक्वल टू सिग्मा एसी इनटू एरिया। तो एरिया हमारे पास पता है हमें, सिग्मा एसी की वैल्यू हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं, तो 36.43 इनटू एरिया। एरिया ऑफ डिस्कंटीन्यूअस स्ट्रट जो हम यूज कर रहे हैं कितना है 1047 था ना। ठीक है जी, तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं सेफ लोड कैलकुलेट कर सकते हो। सेफ लोड यहां से कितना आ रहा है 38.14 किलो न्यूटन 142 किलो न्यूटन आफ्टर द कैलकुलेशन हमारे पास सेफ लोड आ गया, यानी कि सेफ लोड जो हमारे लेस देन है ना 80, हमारे पास लोड कितना है 80 किलो न्यूटन। तो यहाँ पे देखिए सेफ लोड हमारे पास कितना है 38, तो 38 तक ही हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इससे ज्यादा हमने अगर लोड अप्लाई कर दिया तो यहाँ पे हमारा जो स्ट्रक्चर है फेल हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे डिजाइन क्या है सेफ नहीं है। जब हम ट्रायल सेक्शन इंडियन स्टैंडर्ड एंगल 90 to 6 mm का लेके चल रहे हैं तो हमारा 38.14 किलो न्यूटन आ रहा है, यानी कि ये लेस देन आ रहा है 80 किलो न्यूटन की। तो हमारे पास जो लोड लग रहा है हमारे कंप्रेसिव लोड जो लग रहा है डिस्कंटीन्यूअस स्ट्रट पे एक सिंगल एंगल पे 80 किलो न्यूटन का लग रहा है। तो हमारा जो सिलेक्शन किया है हमने एंगल का वो बिल्कुल गलत किया है। जो हमने क्या किया है यहाँ पे हमने दोबारा जो है सेकंड ट्रायल हमें करना होगा ताकि हमारी जो लोड कैरिंग कैपेसिटी है वो 80 किलो न्यूटन से ज्यादा हो। ठीक है ना, 80 किलो न्यूटन हो, तो यानी कि हैंस नॉट सेफ, तुम्हारा जो स्ट्रक्चर है वो सेफ नहीं रहेगा। तो इसलिए हम ट्रायल सेक्शन जो है वो नेक्स्ट हम ट्रायल सेक्शन जो है सेकंड ट्रायल सेक्शन कंसीडर करेंगे। तो सेकंड ट्रायल सेक्शन के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे कैलकुलेट करेंगे हमारी जो लोड कैरिंग कैपेसिटी है जो 80 किलो न्यूटन तक जो लोड है हमारा जो डिस्कंटीन्यूअस स्ट्रट है वो रूफ ट्रस में कैरी कर सके। ठीक है, तो नेक्स्ट सेक्शन में देखेंगे हमारे पास सेकंड ट्रायल को।